नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग से हिंदी विभाग से। आज हम बताएंगे शोध सारांश लेखन कैसे है। जब आप पूरा शोध अपना लिख लेते हैं तो उसके सारांश को आप कैसे लिखेंगे और क्यों आवश्यकता होती है उसकी लिखने की भी। एक उत्तम प्रकार के से लिखा हुआ सारांश सभी के लिए अधिक उपयोगी होता है। शोधकर्ता को शोध प्रबंध लिखने के पश्चात उसका सारांश भी तैयार करना होता है। साधारणतः उस संबंध में दो परंपराएं प्रचलित हैं कि या तो शोध सारांश को आप शोध प्रबंध में ही अंतिम अध्याय में के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं, या शोध सारांश को पृथक रूप में एक पत्रिका के रूप में तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपके विश्वविद्यालय से आपका नियम जारी हो, उस हिसाब से आप उसको शोध प्रबंध के साथ सारांश का लिख सकते हैं और उसको मूल्यांकन के लिए उसकी प्रति भी जमा कर सकते हैं विश्वविद्यालय में आप। तो शोध सारांश की आवश्यकता क्यों होती है? शोध सारांश की उपयोगिता कई कारणों से होती है। शोध प्रबंध का आकार बड़ा होता है, उसको पढ़ने में अधिक समय की आवश्यकता होती है, अतः शोध सारांश में शोधकर्ताओं तथा अन्य पाठकों को समझने में सुगमता होती है और समय की भी बचत होती है। क्योंकि आपका शोध इतना बड़ा होगा, उसको पूरा पढ़ना भी संभव नहीं है और समय भी ज़्यादा लगेगा। यदि आप शोध सारांश तैयार करेंगे तो उसमें समय की भी बचत होगी और उसको हम पूरी तरीके से पढ़कर और सुगमता से पढ़ लेंगे और समझ भी लेंगे। नेक्स्ट है कि शोध प्रबंध के मूल्यांकन में भी परीक्षणों की सहायता मिलती है। शोध सारांश से उन्हें संपूर्ण कार्य का बोध हो जाता है तथा जहाँ उन्हें आवश्यकता होती है वहाँ शोध प्रबंध में विस्तार में अवलोकन कर लेते हैं। जैसे कि आप शोध प्रबंध में सारांश में जो भी लिखेंगे और जिस चैप्टर की, जिस अध्याय की हमें आवश्यकता होगी, उस अध्याय को हम आपके शोध प्रबंध में पढ़ सकते हैं। अन्य शोधकर्ताओं को संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण तथा समीक्षा के शोध सारांशों में से अधिक सहायता मिलती है तथा समय की बचत होती है एवं उन्हें अपने क्षेत्र के शोध कार्यों का बोध हो जाता है। शोध सारांश में जो दूसरे लोग आप उस विषय पर शोध करना चाहते हैं उनसे भी उनको उसमें सहायता मिलती है। शोधकर्ता अपने योगदान के प्रकाशन के लिए या अपने शोधकर्ता को प्रपत्र के रूप में पत्रिकाओं में प्रकाशित करने में शोध सारांश का ही उपयोग करना चाहिए। यदि आप अपना शोध कार्य किसी जगह प्रकाशित कराना चाहते हैं, पत्रिकाएं में या जर्नल्स में, तो आपको उसमें शोध सारांश से ही उपयोग करना चाहिए। शोध कार्य की उपयोगिता के लिए संबंधित संस्थाओं तथा उपभोक्ताओं के शोध सारांश ही दिए जाते हैं। इसमें शोध कार्यों की समीक्षा तथा मूल्यांकन में सहायता मिलती है। किसी विशिष्ट क्षेत्र के शोध कार्यों के संकलन में शोध सारांश से सहायता मिलती है। शोध सारांश में की परिशिष्ट सूची के लिए भी उपयोग किया जाता है। शोध सारांश को यदि आप किसी विशिष्ट क्षेत्र में शोध कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सहायता मिलती है और उसको एक परिशिष्ट सूची भी तैयार करते हैं तो उसमें भी आपको उसमें उपयोग करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शोध सारांश का प्रारूप। क्या होना चाहिए शोध सारांश का प्रारूप आपका? ये शोध प्रबंध के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त आलेख होता है। इसको 100 से 300 शब्द में तैयार किया जाता है, परंतु ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि आप 100 या 300 शब्द ही लें। मतलब मिनिमम आपको 100 या 300 शब्दों में इसको तैयार करना होता है। इसमें अनुसंधान का मुख्य पक्ष सम्मिलित किया जाता है जिससे उसमें बोधगम्यता बनी रहे और शोध सारांश को दो प्रकार से हम विभाजित करते हैं। तो शोध कार्य को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम प्रकार के शोध सारांश में शोध प्रबंध के प्रमुख बिंदुओं को संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसके प्रारूप में प्रस्तावना, समस्या, शोध उद्देश्य, शोध की परिकल्पनाएं, शोध विधि, न्यायादर्श, शोध प्रविधियां तथा मापन विधियां, प्रदत्तों का विश्लेषण, शोध परिणाम तथा निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। शोध सारांश को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए शोध उद्देश्य, विधि तथा निष्कर्षों का ही उल्लेख किया जाता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान विषय में इस प्रारूप का ज़्यादा अपनाया जाता है। जो प्रथम प्रकार का प्रारूप है उसको शिक्षा या मनोविज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा अपनाते हैं। द्वितीय प्रकार के शोध सारांश में शोध प्रबंध के अध्यायों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।
इस प्रारूप में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, जितने भी आपके शोध प्रबंध के अध्याय हैं उनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक विषय तथा साहित्य के शोध में इसी प्रकार का अनुसरण किया जाता है। ये ज़्यादातर सामाजिक और साहित्य के क्षेत्र में इसको उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसको हम अध्याय में डिवाइड करके, क्योंकि बड़े बड़े अध्याय होते हैं तो उसको पूरा हमें अध्याय का लिखना पड़ता है कि प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, जितने भी शोध में आपके अध्याय हैं उनको संक्षिप्त रूप में हमें देना पड़ता है। इसमें प्रस्तावना, समस्या का उद्देश्य तथा परिकल्पना, मुख्य पक्ष, शोध पक्ष या न्यायादर्श, प्रविधि तथा परिणाम लिखना होता है और निष्कर्ष लिखना होता है कि शोध का निष्कर्ष क्या हुआ। शोध सारांश को भूतकाल तथा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। शोध सारांश में शोध शीर्षकों को समुचित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शोध सारांश को कभी भी आप वर्तमान में नहीं लिखेंगे, भूतकाल या अन्य पुरुष में लिखेंगे या भविष्यकाल में लिखेंगे। शोध प्रपत्र लेखन का प्रारूप क्या होता है? शोध एक उत्तम प्रकार का शोध प्रपत्र लिखना कठिन कार्य है, क्योंकि यह कार्य आलोचनात्मक, सृजनात्मक तथा चिंतन स्तर का है। शोध प्रपत्र लिखने में एक विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। एक उचित क्रम को अपनाया जाता है जिससे शोधकर्ता की शक्ति एवं समय का अपव्यय ना हो। यदि आप उसकी प्रक्रिया से चलेंगे तो आपका शक्ति और धन का भी अपव्यय नहीं होगा। इसलिए एक विशिष्ट प्रक्रिया के तरह अनुसरण कर ही आपको शोध प्रपत्र लिखना चाहिए। शोध प्रपत्र के लेखकों को साधारणतः दो स्रोतों का सहारा लेना होता है, प्राथमिक स्रोत एवं गौण स्रोत। इन स्रोतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। शोधकर्ताओं को तथ्यों तथा विचारों में अंतर समझना चाहिए। तथ्य वह होते हैं जिन्हें हम सत्य स्वीकार कर लेते हैं, और शोध प्रपत्र में अनेक विचारधाराओं तथा निरीक्षण के प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की आशंका पर पुष्टि की जा सकती है। जो तथ्य हैं वो ज़्यादातर सत्य पर आधारित होते हैं, जिसमें उनके विचार और निरीक्षण को प्रस्तुत करते हैं, और अगर आपको कोई आशंका है उसकी सत्यता पर तो आप उसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। तथ्यों एवं विचारों का मिश्रण नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से प्रपत्र स्तर गिर जाएगा आपका। शोध प्रपत्र का प्रारूप, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, शोध प्रपत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए। शोध प्रपत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। शोध प्रपत्रों की अवलोकन तथा अनुभवों के आधार पर एक व्यापक रूप विकसित किया गया है। इसका कोई निश्चित प्रारूप तैयार नहीं है। जो हम लोग देखते हैं प्रपत्र और उनका अवलोकन करते हैं, उसी आधार पर एक प्रारूप तैयार किया है। शोध प्रपत्र तैयार करने में पूर्व प्रमुख बिंदुओं की एक सूची तैयार करनी चाहिए और उन बिंदुओं का स्तर क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए कि कौन सा इसका क्रम है, वो उसको निर्धारित कर लेना चाहिए। तो शोध प्रपत्र के प्रारूप में 3 प्रमुख बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं हम। पहले करते हैं प्रस्तावना, दूसरा है हमारा विषय वस्तु, और फिर शोध का निष्कर्ष। प्रस्तावना, शोध की समस्या की स्पष्ट रूप में परिभाषा दी जाती है। शोध का प्रमुख आशय प्रस्तुत किया जाता है और उसके महत्व का संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। प्रस्तावना में शोध समस्या को स्पष्ट करना होगा। इसमें आपको उसकी परिभाषा क्या है, आप जो भी शोध समस्या है आपकी उसकी परिभाषा और उसके प्रमुख आशय कि आप किस उद्देश्य से उसको कर रहे हैं और उसके महत्व को उसमें लिखना होगा। सेकंड आता है आपका विषय वस्तु। विषय वस्तु ये मुख्य अंग होता है, शोध प्रबंध से ही लिया जाता है। प्रपत्र में शोध क्रियाओं का संश्लेषण किया जाता है, जिसके पाठक शोध निष्कर्षों की ओर अग्रसर होता है। शोध प्रपत्र का प्रारूप रचनात्मक तथा आलोचनात्मक होना चाहिए। प्रपत्र के रचनात्मक पक्ष में शोध की प्रमुख क्रियाओं का क्रमशः प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक पक्ष में शोध के कार्यों एवं निष्कर्षों का विवेचन करना चाहिए। प्रपत्र के इस अंग का मुख्य लक्ष्य होता है कि जो कुछ शोध किया गया है उसको प्रस्तुत किया जाए। शोधकर्ता को अपने विचारों की संतुष्टि संदर्भों, प्रदत्तों एवं सांख्यिकी के आधार पर अवश्य करनी चाहिए, जिससे जो आपने निकाला है उसको आपको संदर्भों और प्रदत्तों और सांख्यिकी के आधार पर आपको अवश्य देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शोध निष्कर्ष। शोधकर्ता को अपने प्रमुख निष्कर्षों को कथनों के रूप में प्रस्तुत करना होता है। निष्कर्षों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क भी देना होता है। अन्य शोध के निष्कर्षों की सहायता इनकी संतुष्टि भी की जानी चाहिए। यदि निष्कर्षों की उपयोगिता किसी क्षेत्र में हो सकती है
तो उसका भी उल्लेख करना चाहिए। जब आप निष्कर्ष देखते हैं कि आपके निष्कर्ष से कोई और शोध भी तैयार हो सकता है या उसको आपको किसी और से उसकी सहायता हो सकती है, तो आपको उसमें उसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए। शोध प्रबंध के अंत में संदर्भ सूची अवश्य देनी चाहिए, जिससे शोध कार्य की वैधता बढ़ती है और शोध कार्य के अध्ययन एवं जानकारी का भी बोध होता है। शोध प्रपत्र वर्तमान भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। अन्य पुरुष में वाक्यों की रचना शोध प्रपत्र भूतकाल में लिखा जाता है या अन्य पुरुष में उसकी वाक्यों की रचना करनी चाहिए। शोध प्रपत्र लेखन तथा प्रकाशन से कई लाभ होते हैं। अब आप सोचिए कि हम क्यों लिखें ये सारांश, तो उसमें ये लाभ है कि शोधकर्ताओं का नवीन ज्ञान तथा शोध कार्य के संबंध में जानकारी होती है। शोधकर्ता के योगदान से उसकी ख्याति होती है। जो आपने लिखा है उसका योगदान भी आपको उसमें मिलेगा अगर आप शोध सारांश लिखेंगे। अन्य शोधकार समान कार्य की पुनरावृत्ति से बच जाएंगे। किसी विशेष शोध के क्षेत्र में किस प्रकार का शोध कार्य किए जा रहे हैं उनके संकलन में सहायता मिलती है। शोधकर्ताओं को अपने शोध सर्वेक्षण तथा समीक्षा में प्रपत्रों से अधिक सुगमता होती है। उस क्षेत्र में विशेषज्ञों के सुझाव तथा टिप्पणी करने का भी अवसर मिलता है। जो आप सारांश लिखेंगे उसमें विशेषज्ञों का सुझाव भी आपको मिलेगा, उसमें टिप्पणी जो की है उन्होंने वो भी आपको मिलेगी। ये था हमारा आज शोध सारांश लिखने का, आवश्यकता क्यों है उसकी और उसका क्या प्रारूप होना चाहिए और उसके क्या लाभ हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक पर कल हम आपसे बात करेंगे।